तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपोथेसिस एक रिसर्च में क्या सिग्निफिकेंस रखता है और हाइपोथेसिस को एक होलिस्टिकली वे में कैसे कवर अप करना है एक सिंगल वीडियो में, वो हम इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में हाइपोथेसिस को टॉपिक को कंसिडर करते हुए जितने भी हमारे सेक्शंस हैं हाइपोथेसिस में वो सारे कवर अप करेंगे। तो देखो, हाइपोथेसिस जो है हमारे पास, जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हाइपोथेसिस एक बहुत वाइटल एरिया या एक बहुत वाइटल कंस्टिट्यूएंट होता है। हाउएवर ये मैंडेटरी नहीं होता, बट हैविंग अ हाइपोथेसिस इन योर स्टडी मेक्स योर स्टडी इजियर। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज करेक्ट हो सकती है। दैट मीन्स इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। अब जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, जैसे हम मैथ्स में करते थे कि इसकी वैल्यू x है, इसके हमने इतना मान लिया। सो हाइपोथेसिस इज जस्ट दैट अजम्पशन दैट वी आर डूइंग वाइल वी आर डूइंग अ रिसर्च। तो ये जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं बना लेना, बिल्कुल एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। आपका जो हाइपोथेसिस होना चाहिए वो भी प्रीवियस स्टडीज पे, जो प्रीवियस टेस्टेड स्टडीज है, जिसको आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो? एजम्पशन लेते हो, और उसी एजम्पशन को आप क्या करते हो? उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब भी हम बोलते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। दैट मीन्स इसकी जो वेरीफाइबिलिटी होती है, वेरीफाई करना इसको होता है पेंडिंग। मतलब इस पे अभी टेस्ट करना क्या है? पेंडिंग है। However, whenever you are choosing an hypothesis, आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी हाइपोथेसिस आप एज्यूम कर रहे हो उसमें वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स दैट कुड बी टेस्टेड, तभी वो एक हाइपोथेसिस कहलाएगा। आई एम सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात देखना चाहूँ, तो हाइपोथेसिस पहला एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। हम बोल सकते हैं कि एक इसकी जो वैलिडिटी है हमें नहीं पता, अननोन है। हमें इसमें अच्छा दो एक इसमें बात बहुत जरूरी है। जब भी आप एक हाइपोथेसिस करते हो तो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो हम जब भी हाइपोथेसिस लेते हैं, उसमें जो स्टडी करते हैं, हम उसमें इन दोनों वेरिएबल की एक रिलेशनशिप सेट करते हैं। लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होती है? वेरिएबल्स के बीच में सेट होती है। लाइक अगर हम अपनी सेल्स बढ़ा दें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट हेयर इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट। अभी तो वेरीफाइड एंड टेस्टेड है। हाउएवर, मान लो अभी ये किसी को पता नहीं है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया ना, एक हाइपोथेसिस लिया कि हम अपनी सेल बढ़ाएंगे तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल घटाने से प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा? तो क्या ये हाइपोथेसिस ली गई थी पहले, और वो हाइपोथेसिस को जब हमने टेस्ट किया तब जाके हमें पता लगा कि ये हाइपोथेसिस क्या है? वेरीफाइड है। तो ये जो सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा, वो जो हाइपोथेसिस है वो भी क्या हुई होगी? वो भी पहले एज्यूम की गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो हमने ये समझा कि जो हमारे हाइपोथेसिस होती हैं
वो एक स्टेट करते हैं रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप? लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज है, जब भी हम हाइपोथेसिस लेना चाहिए ये सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि जिसको आप प्रूव ही ना कर पाओ। प्रूविंग एबिलिटी होनी चाहिए उस हाइपोथेसिस में, और वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सारे एक हाइपोथेसिस के फीचर्स है। ठीक है, अब हमें और आगे देखना है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस। वैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नल, ऑल्टरनेटिव होते हैं, बट जो हमारे पास जो कोर सब जो कोर टाइप्स है हाइपोथेसिस की वो है नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसको पढ़ने के लिए मैं एक बहुत इजी बताता हूँ कि देखो, नल हाइपोथेसिस नाम से पता लग रहा है, दैट इज नल, दिस इज निल, दैट इज जीरो। दैट मीन्स अगर दो वेरिएबल ले रहे हैं हम, दैट इज ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नहीं है, दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक या तो बड़ा होगा या एक वेरिएबल एक वेरिएबल से छोटा होगा, ठीक है ना। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव मतलब या तो आप इसको चुनोगे या तो आप इसको चुनोगे। नल हाइपोथेसिस दोनों में से कोई एक हो, ठीक है ना। याद रखना, जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को जो रिसर्चर होता है वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है पहली बारी में, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। तो अब इसमें होता क्या है, इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कुछ और नाम से जानते हैं। इसमें पहला आता है, जो इसमें हमारे तीन तरह के नाम इसमें आते हैं। तो तीन तरह के हमारे पास जो नाम है अलग अलग, इसी की नाम है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, सब्सटैंटिव हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी इसको बोलते हैं। अब ध्यान यहाँ पे एक बात रखने वाली है कि आपके पास दोनों हाइपोथेसिस होंगे, नल हाइपोथेसिस भी होगा और आपके पास ऑल्टरनेटिव भी होगा। आपको यहाँ पे ईदर और की रिलेशनशिप होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका नल एक्सेप्ट हो गया, आपका ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। वही आपका ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, आपका नल रिजेक्ट हो जाएगा, या नल रिजेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और देखने वाली है, हमारे पास जो हमारा हाइपोथेसिस इसमें होता है, अब हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस की अगर हम जो बात करते हैं हाइपोथेसिस की, इसमें सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये बता रहा हूं कि गुड हाइपोथेसिस के क्या फीचर्स होते हैं। टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेथड्स, कि जो हम, इसका मतलब बताता हूं,
जब भी हम एक हाइपोथेसिस को एज्यूम करते हैं, उस टेंटेटिव स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, प्रूव भी करना पड़ता है। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्या है, मेथड्स हैं। तो जो भी हम एजम्पशन ले रहे हैं वो इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, इतना क्लियर होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेथड्स, क्योंकि मेथड्स तो रिजिड होते हैं, वो जो रिजिड मेथड्स हैं वो एप्लीकेबिलिटी उसकी क्या हो, बहुत ईजी हो। तो हमारे पास जैसे हमारे पास टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जी टेस्ट है, तो ये जो मेथड है कुछ, इनकी एप्लीकेबिलिटी उस पे होनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए वो हाइपोथेसिस, और अगेन सिंप्लिसिटी। तो ये क्या है, एक गुड हाइपोथेसिस के क्या है, कुछ फीचर्स है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस, और इस पे थोड़ा फोकस करते हुए थोड़ा सा आगे अपना जो टॉपिक है वो बढ़ाते हैं। अब देखो, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ पढ़ना है जिसका नाम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब भी आप एक हाइपोथेसिस एज्यूम करते हो, अब ये हाइपोथेसिस आपने क्या करा, एज्यूम किया, मतलब ये अभी टेस्ट नहीं हुआ है, येट टू बी टेस्टेड, ठीक है ना। क्या है ये, येट टू बी टेस्टेड। अब ये हो सकता है जो आपने एजम्पशन लिया वो गलत भी हो सकता है। जैसे किसी ने पहले एज्यूम किया होगा कि जो हमारी सेल है, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है और सेल घटने से प्रॉफिट घटता है। ये भी तो पहले एक एजम्पशन लिया होगा जब तक ये टेस्ट नहीं किया गया मार्केट में। जब मार्केट में टेस्ट हुआ तब पता लगा कि हाँ जो ये एजम्पशन है ये ट्रू है। तो किसी ने ये पहले एज्यूम किया होगा। तो जब एक हाइपोथेसिस, एक एजम्पशन लिया जाता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट, तो उसकी टेस्टेबिलिटी क्या होती है, पेंडिंग होती है, वेरीफाइबिलिटी पेंडिंग होती है, ठीक है ना कहीं डर रहता है कि जो हाइपोथेसिस जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसके रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। दैट मीन्स दैट कैन बी प्रूवन एज रॉन्ग, और उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस प्रूव नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, यहां पे हम रिस्क देखते हैं, रिस्क ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, कि कितना परसेंटेज रिस्क ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। ये होता है आपका 1% टू 5% के बीच में, ठीक है ना। इतना आपका ये क्या है, नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं। नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होने के चांसेस इतने हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात देखी जाए, आपने एक एज्यूम्पशन लिया और उसको बोला आपने 5% आपका क्या है, रिस्क है इसको रिजेक्ट होने का। डेट मीन्स 95% चांसेस है इसके एक्सेप्ट होने के, ठीक है ना। अगर मेरा रिस्क, ये मैंने नल हाइपोथेसिस में क्या किया, नल हाइपोथेसिस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख दिया। अगर बाय चांस मेरा नल हाइपोथेसिस 4% रिजेक्ट हुआ, डेट मीन्स 96% मेरा एक्सेप्ट हो गया। डेट मीन्स नल हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा और मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो अगर 5% से ज़्यादा आ गया, डेट मीन्स अगर मेरा मोर देन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम बीटा ही बोलते हैं, अगर आ गया, डेट मीन्स मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई और ऑटोमेटिकली मेरी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हो जाएगी एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एक एरर्स की बात करते हैं। इसमें थोड़ा और क्लियरिटी होगी है। देखो, दो तरह के एरर होता है, टाइप 1 एरर टाइप 1 एरर में क्या होता है, देखो आपके पास दो चीजें होती है।
एक होती है नल हाइपोथेसिस, इसको ना मैं अपना एक तरीके से बता देता हूँ, बहुत इजी रहेगा। देखो, आपके पास क्या है, आपके पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है ना। आपके पास टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस के टाइप आपके पास दो है। आपके पास एक है नल हाइपोथेसिस और आपके पास एक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपके पास आपको पता है, अगर आपका जो नल हाइपोथेसिस है, जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो टाइप वन एरर की जो मैं बात कर रहा था, उसमें आपका जो एक्सेप्टेंस थी उसको आपने रिजेक्शन में बदल दिया, ठीक है। और आपका जो रिजेक्ट होना था उसको एक्सेप्टेंस में बदल दिया, ठीक है। इस वाले एरर को हम बोलते हैं टाइप वन एरर। जब कोई चीज एक्सेप्ट करनी होती है वो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस में और इसमें भी देखो, अब यहां पे आपको रिजेक्ट करना था नल हाइपोथेसिस, क्यों, आपका जो आपने 5% है उससे ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। फिर भी आपने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, इसको आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये कैसा हो जाएगा अभी बाद में बताऊंगा। आपको एक्सेप्ट करना था क्योंकि आपका 5% ज़्यादा आया तो आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या होगा वो भी बताता हूँ। आपने जहां एक्सेप्ट करना था, जहां आपका राइट था, वो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो वो होगा टाइप वन एरर। यहां पे भी टाइप वन एरर आएगा। जहां आपको एक्सेप्ट करनी थी, जहां आपको एक्सेप्ट करनी थी वहां आपने रिजेक्ट कर दी तो टाइप वन एरर हो गया। और जहां रिजेक्ट करनी थी वहां आपने एक्सेप्ट कर ली तो ये हो गया टाइप टू एरर। अब देखो, जब हम टाइप वन एरर की बात करते हैं, हमने क्या बताया भैया, आपको क्या करना था, आपको राइट करनी थी कोई चीज, मतलब आपको एक्सेप्ट करनी थी, आपने उसको कर दी रिजेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। इस एरर को हम बोलते हैं अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। जो ये अल्फा होता है, यही अल्फा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। यही अल्फा आपका क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब आपका रिस्क फैक्टर कितना है, ठीक है ना। आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में से 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कर दिया तो आपका आ जाएगा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब आपने अगर 5% मान लिया कि मेरा इसमें क्या होगा 5%, मेरा 5% रिस्क है, ठीक है ना, मतलब गलत हो सकता है, तो जो मेरा बाकी का 95% होगा वो मेरा क्या होगा, मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूं, कॉन्फिडेंस है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है।
हालांकि मेरा अगर जो मेरा अल्फा है उससे ज्यादा का वो आता है रिजेक्शन, तो ऑटोमेटिकली वो जो हाइपोथेसिस है वो ही पूरी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आया? अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अब हमें हमारे पास है टाइप 2 एरर। इसमें हमें रॉन्ग करना होता है, पर हम कर रॉन्ग मतलब रिजेक्ट करना होता है, पर हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये होता है फॉल्स नेगेटिव। इसमें एक बात देखने वाली है, इसको हम बोलते हैं बीटा, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, बीटा तो आपका एरर हो गया, 1 - बीटा होता है पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट। ये होता है आपका प्रोड्यूसर रिस्क। ये होता है आपका कंज्यूमर रिस्क। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों दोनों उसके बारे में। तो हमने एक बात यहाँ पे एक बात देखी कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारा, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% रखते हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% हो जाएगा, तो 1 to 5 के बीच में चलेगा। तो हम यहाँ पे एक बात देखिए कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा आपका 100% आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा प्रोसेस है कि हम हाइपोथेसिस करते कैसे हैं। पहला हम करते हैं सेटअप नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पहले हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। फिर सेटअप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर हम करते हैं टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल से। ठीक है ना? फोर्थ क्रिटिकल रीजन है ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, और लास्ट में हम लेते हैं डिसीजन। पहले आपने क्या किया, एक हाइपोथेसिस को सेट किया, नल हाइपोथेसिस को, कि हमारे जो ए है वो इक्वल्स टू बी आएगा, और इसमें हमारे पास 5% रिजेक्शन के चांसेस है। 5% रिजेक्शन क्या हो गया आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर हम ये टेस्ट करते हैं अलग अलग पैरामीटर से, जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक होते हैं हमारे पास, उससे हम टेस्ट करते हैं कि जो ये रिजेक्शन है ये 5% के अंदर है या 5% के बाहर है। अगर 5% के अंदर है तो दैट मीन्स ये एक्सेप्ट हो गया, और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो हमारे पास देखो, अब यहाँ पे तो ये तो नल हाइपोथेसिस हो गई। जब हम नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऑल्टरनेटिव क्या होगी भाई, हमने अगर बोल दिया नल हाइपोथेसिस ए इज इक्वल टू बी है, तो ऑल्टरनेटिव ए इज मोर देन बी आएगा या बी इज मोर देन ए आएगा, कोई एक ही होगी। ठीक है ना? अगर हमारे पास और हमने ये बोला कि जो हम ए इज इक्वल टू बी बोल रहे हैं, इसके जो ये थ्योरी है, ये जो ये एजम्पशन है, इसके गलत होने के 5% चांसेस है, 5% रिजेक्शन है, तो ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि जो ये 5% के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये 5% के अंदर है डेट मीन्स ये थ्योरी हो गई एक्सेप्ट, अगर ये 5% के बाहर है डेट मीन्स ये थ्योरी हो गई रिजेक्ट। ठीक है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। एक रिसर्चर हर समय यही चाहेगा कि उसकी नल हाइपोथेसिस क्या हो, रिजेक्ट हो। ठीक है, फिर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और हम फिर लेंगे डिसीजन। अब देखो, डिसीजन होते दो तरह के, एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू और एक होती है टेबल वैल्यू। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन टेबल वैल्यू है,
ये हो गई आपकी रिजेक्ट, आपकी स्टडी हो गई रिजेक्ट। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू है, ये थ्योरी होगी आपकी एक्सेप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने नल हाइपोथेसिस को एक होलिस्टिकली तरह से, उसके एरर्स को और टाइप्स ऑफ नल हाइपोथेसिस को, वेरिएबल्स को अच्छी तरह कवर अप किया। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।